हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम बिहार का इतिहास की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले प्राचीन बिहार का इतिहास से शुरू करते हैं। चलिए इसमें हम देख लिए पाषाण काल देख लिए थे, मध्य पाषाण काल देख लिए, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, ये सब मेरा खत्म हो गया था। आज मेरी शुरुआत होता है वैदिक काल से। चलिए वैदिक काल की शुरुआत करते हैं। तो इसको बारे में थोड़ा सा इसको इतिहास देते हैं कि जो आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। अब ये है कि वैदिक सभ्यता क्या है। यहाँ पे वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है ये किसे कहते हैं या वैदिक सभ्यता है क्या। तो आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को आर्यों द्वारा स्थापित स्थापित सभ्यता को आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। देखिए तो आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। और जो ये आगे चलते हैं, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास, देखिए इस सभ्यता का इतिहास है। इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वेदों पर आधारित है। जो वेद है ये वेद पर आधारित है। चलिए इसको हम छोटा करके थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा, जो आर्य था, आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और इस सभ्यता के इतिहास से जो किसमें मिलता है, वेदों पे आधारित है। वेदों पे आधारित है, ठीक है। अब इसका आगे चलते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है इसको दो भागों में बांटते हैं। कितना भागों, इसको दो भागों में बांटते हैं। तो चलिए देखिए, जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। मेरा पहला पार्ट है, इसको एक भाग इधर ले लेते हैं। इसे है पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल। दूसरा है मेरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब देखिए इसे दो भाग बांटे हैं। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल का जो शासन है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। ईसा पूर्व तक है, ठीक है। और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। तो पूर्व वैदिक काल कितना है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है। और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। अब देखिए जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक हम सिर्फ बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ बिहार को लेकर चलेंगे। तो जो उत्तर वैदिक काल है इसको बिहार में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता है उत्तर वैदिक काल का। लेकिन सॉरी, जो पूर्व वैदिक काल है इसका बिहार में कोई इसका विस्तार नहीं मिलता है, ठीक है। जबकि उत्तर वैदिक काल इसका विस्तार मिलता है। और कहाँ पे मिलता है, तो गंडक नदी के आसपास क्षेत्रों में उत्तर वैदिक काल का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं। पहला मेरा पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल, चलिए इसका लिख लीजिएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक। इसमें लिखिए कि इसका विस्तार बिहार के क्षेत्र में नहीं है, ठीक। तो इसका विस्तार है जो पूर्व वैदिक काल है वो 1500 से 1000 BC में आता है। इसका विस्तार बिहार के क्षेत्रों में नहीं है, ठीक है। अब मेरा अगला पॉइंट दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल,
ये है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक, तो इसका विस्तार मिलता है, तो लिखिए इसका आयोग, इसका विस्तार, इसका विस्तार गंडक नदी के तट वाले क्षेत्रों में। ठीक, तो जो गंडक नदी के तट वाला क्षेत्र है वहाँ पे इसका उत्तर वैदिक काल का मिलता है, साक्ष्य मिलता है। ठीक है, अब इससे हम आगे चलते हैं। मेरा अगला पॉइंट है, तो मेरा अगला पॉइंट है इसमें नोट में लिखिए, नोट में लिखिए कि ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया। ठीक है, तो जो ऋग्वेद में बिहार जो राज्य है, बिहार को क्या कहता है, कीकट कहा गया है। कीकट, यहाँ से क्वेश्चन होता है कि किस राज्य को कीकट कहा गया, तो बिहार को। किस वेद में, तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट है, जो ये कीकट है एक बराह पुराण है। कौन सा, दूसरा लिखिए बराह पुराण। बराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया, है। ठीक है, अब समझिए, देखिए ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया है, जबकि बराह पुराण में कीकट को ही अपवित्र प्रदेश कहा गया है। किसको, कीकट क्या कहा है, अपवित्र प्रदेश कहा गया है। किस वेद में पूछता है, किस पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है, तो बराह पुराण में। ठीक है, और जो ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा है, तो कीकट कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि कीकट जो है किस वेद में, ये ऐसे पूछ सकता है कि जो बिहार है, तो बिहार राज्य को अपवित्र प्रदेश किस पुराण में कहा गया है, तो बराह पुराण में। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं हम, तो इसके आगे मेरा पढ़ना है महाजनपद। ठीक है, महाजनपद, इसके बाद मेरा पढ़ना है महाजनपद। चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं महाजनपद। तो महाजनपद है, तो महाजनपद ये होता है, इसकी शुरुआत होता है 6वीं शताब्दी में। कब, 6वीं शताब्दी में, इसकी 6वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होता है, 6वीं शताब्दी में। और इसका जो वर्णन मिलता है वो मिलता है अंगुत्तर निकाय, एक है भगवती सूत्र, ये दोनों है। इसमें महाजनपद, इसमें बताया गया कि 16 महाजनपद था, 16 महाजनपद थे। चलिए इसको हम थोड़ा सा लिखेंगे, बाद में इसको समझ लीजिए। जो महाजनपद है, महाजनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अवनोत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलता है। कितना, 16 महाजनपद। माने इस जो अवनोत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इन दोनों में पता चलता है कि महाजनपदों की संख्या कितना था, 16 था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, अब इसको देखते हैं कि 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसलिए अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र इसको ऐसे कर लीजिएगा, में 16 महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए अभी हम शुरुआत करते हैं महाजनपद का। ठीक है, तो महाजनपद में देखें कि जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसमें अवनोत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इसमें ये पता चलता है कि 16 महाजनपद था। ठीक है,
अब इसके आगे लिखिए 16 मार्च पर टोटल था, ठीक है, जिसमें से मात्र 3 बिहार में है, ठीक है, 3 वो सिर्फ बिहार में था। तीनों कौन था देखते हैं, तो पहला था बज्जी, ठीक, और बज्जी था, दूसरा था मगध, बज्जी को लिच्छवी बोला जाता है, लिच्छवी से बोला जाता और मगध था, और तीसरा था मेरा अंग था, अंग, ठीक है। तो 3 पहला था कौन था, बज्जी था या लिच्छवी, दोनों एक ही था, और दूसरा मेरा था मगध था, और तीसरा मेरा था बज्जी था, अंग था, ठीक है। तो पहले मेरा बज्जी था या लिच्छवी, और दूसरा था मगध था, और तीसरा था जो अंग था, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे से देख लेते हैं इसको, ठीक। तो ये छठे उत्तरनिका और भगवती सूत्र, इसमें पता चलता है कि 16 महाजनपद था, जिसमें से मात्र 3 वो सिर्फ बिहार में था, 3 वो सिर्फ बिहार में था। पहला था बज्जी या लिच्छवी, ठीक है। ये जो बज्जी लिच्छवी था ये किस क्षेत्र में था, इसका क्षेत्र भी देख लेते हैं। तो ये जो बज्जी लिच्छवी था ये भागलपुर, सॉरी भागलपुर नहीं, वैशाली, वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में था। और जो ये मगध था ये था राजगिरी, नालंदा और गया, ये सब क्षेत्र में इसका विस्तार था, ठीक है, मगध का। और जो अंग वाला था ये था भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में, ये था भागलपुर और ये था भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र में था, मुंगेर, ठीक, भागलपुर और मुंगेर। और देखिए कि जो 16 महाजनपद में कितना था, बिहार में मात्र 3 गो था। पहला था बज्जी या लिच्छवी, ये कहाँ इसका विस्तार था, तो वैशाली और मुजफ्फरपुर एरिया में था जो बज्जी था। मगध राजगिरी, नालंदा और गया, ये क्षेत्र में मगध का विस्तार था, ठीक है। और अंग की बात करते हैं तो अंग भागलपुर था और मुंगेर वाले क्षेत्र में ये अंग था, ठीक है। अब इससे हम आगे चलते हैं, इतना समझ में आया, फिर से वो देख लीजिए, ठीक है। महाजनपद कितना था, 3 गो था, बज्जी, मगध और अंग। बज्जी या लिच्छवी दोनों से में ये कहाँ, वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में इसका विस्तार था। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो वैशाली या मुजफ्फरपुर में किस महाजनपद का विस्तार था, तो बज्जी, और मगध का राजगिरी, नालंदा और गया, अंग का भागलपुर और मुंगेर, ठीक है। अब इससे आगे सबसे हम पहला पॉइंट चलते हैं, पहला देखते हैं, सबसे पहले बज्जी, 1 नंबर मेरा बज्जी लिच्छवी, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से लिखे और इस तरह से करके एक पॉइंट करके लिखिएगा, ठीक है। तो इसमें कहा जाता है कि जो बज्जी संघ था वो 8 राज्यों का संघ था, जिसे अष्टकुल कहा जाता था। देखिए 8 राज्यों का, 8 राज्यों का संघ, जिसे अष्टकुल, जिसको अष्टकुल कहा जाता था, इसको अष्टकुल कहा जाता था, ठीक है। तो 8 राज्यों का संघ था जिसे अष्टकुल कहा जाता था, ठीक है। जिसमें से अगर जनपद और इसको संघ में संघ में 8 जनपद था, जनपद 8 होते हैं। अब कौन कौन था जो देख लेते हैं 8 को इसमें। तो पहला था, ठीक, तो बज्जी था, पहला मेरा था जो बज्जी, 1 नंबर बज्जी, ठीक है। 2 नंबर लिच्छवी, जनपद था, ठीक है। 3 नंबर में ज्ञात्रिक, ठीक है। और चौथा मेरा था विदेह, 5वां मेरा उग्र था, और मेरा छठा था जो बज्जी हो गया, उग्र हो गया, और भोग कुरु, भोग एगो था, और छठा 7वां कुरु एगो हो गया, इक्ष्वाकु एगो था, लास्ट में था जो इक्ष्वाकु, ये मेरा 8 होता। पहला था बज्जी था, लिच्छवी था, ज्ञात्रिक था, विदेह था, उग्र था, भोग था, कुरु था और इक्ष्वाकु था। ये मेरा जनपद था, 8वां इसमें जनपद था, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, मेरा अगला पॉइंट
इसमें देखिएगा, फिर इसमें अगला पॉइंट, लिच्छवी थी, लिच्छवी की राजधानी, लिच्छवी की राजधानी वैशाली था। कहाँ पे? ये वैशाली राजधानी में था, वैशाली। इसकी राजधानी पूछता है लिच्छवी की जो राजधानी थी कहाँ, या व्रत या बज्जी की राजधानी कहाँ थी, तो ये था वैशाली था। और वैशाली नगर, हाँ, ये जो वैशाली था, वैशाली नगर यहाँ पे था, वैशाली नगर के नाम पर वैशाली पड़ा था, वैशाली नगर। और वैशाली नगर की इसको स्थापना किया था तो विशाल के द्वारा किया, राजा विशाल के द्वारा इसको स्थापना किया गया था, राजा विशाल। तो राजा विशाल के द्वारा किया गया था इसके। तो ये वैशाली नगर था, ठीक है, वैशाली नगर के नाम पर ही वैशाली पड़ा था। तो वैशाली में वैशाली नगर था, वैशाली नगर को जो स्थापना किया था वह राजा के विशाल के द्वारा किया गया था, राजा विशाल के द्वारा। तो लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी, ठीक। वहाँ पे एक नगर था जो वैशाली नगर था, और उसकी स्थापना जो वैशाली नगर किया था वो किसने किया था? तो विशाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे, अगला पॉइंट, ठीक, उसी में लिखिएगा, अगला पॉइंट में चलते हैं। तो अगला ये कि ये प्रथम विश्व का, लिखिए अगला, विश्व का प्रथम गणतंत्र, ये भी क्वेश्चन है। विश्व का प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी गई, प्रथम गणतंत्र की संज्ञा, मैंने प्रथम गणतंत्र जनपद था जो ये था। तो पूछा विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन था? गणतंत्र, तो यह लिच्छवी था, ठीक है। विश्व की प्रथम गणतंत्र की संज्ञा किसे दिया गया है? तो लिच्छवी को दिया गया है, ठीक है। ये मेरा था क्वेश्चन, तो बज्जी महापद था, ठीक है। अब हमको एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं। तो ये तो बज्जी में देखें कि बज्जी की राजधानी कहाँ था? तो राजधानी था वैशाली था। ये 8 राज्यों का एक संघ था जिसे अष्टकुल का नाम दिया गया था, और 8 में यहाँ जनपद था, बज्जी था, लिच्छवी था, ज्ञाति था, विदेह था, उग्र था, भोग था, कुरु था, इक्ष्वाकु था, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। वैशाली नगर एक था, वहाँ का राजा कौन था? विशाल, विशाले के नाम पर वैशाली पड़ा था। और विश्व का प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दिया गया है किसको? तो लिच्छवी को, ठीक है। उसके बाद अगला है जो महाजनपद, मगध महाजनपद, ये सबसे महत्वपूर्ण मगध महाजनपद है, ठीक है। अब इसको लिखिएगा, ठीक है। इसको में पहला पॉइंट लिखिएगा कि मगध था, मगध राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक। तो कहाँ पे देखिए, तो राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक, ये सभी रूप से सबसे शक्तिशाली था। और भौगोलिक के लिए थे, भौगोलिक इस विषय क्या था? शक्तिशाली था, शक्तिशाली था, ठीक है, तथा शक्तिशाली था, ठीक। तो राजनैतिक, धार्मिक और भौगोलिक ये सब क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध था, ठीक है। और आगे अगला पॉइंट लिखते हैं, दूसरा पॉइंट में देखिए कि इसकी राजधानी था, राजधानी की बात करते हैं, राजधानी। तो राजधानी राजगिरी को बनाया था, किसको? राजगिरी को बनाया था, इसने राजधानी बनाया था। और जो राजगिरी था वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ पे लिखिए राजगिरी था, राजगीर जो 5 पहाड़ियों से घिरा था, ठीक है। कितने से? 5 राजगीर था। जो मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी, जो अब वर्तमान में उसका नाम राजगीर है, ठीक है। वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, ठीक है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अब चलते हैं इसे अगला पॉइंट, चलिए देखिए अगला पॉइंट, मेरा तीसरा पॉइंट है, ठीक। तो मगध का विस्तार, अब इसका विस्तार देखते हैं, विस्तार कहाँ था? विस्तार की बात करते हैं, तो विस्तार में देख लिए थे कहाँ पर? नालंदा, गया और एक पटना वाले क्षेत्र में था, इस सब इसका विस्तार था, ठीक है। और आगे चलते हैं, इसका विस्तार तो हो गया।
उसके बाद मगध एवं अंग महाजनपद का जो वर्णन मिलता है, जो मगध एवं जो अंग महाजनपद है, तो मगध एवं अंग महाजनपद है, इसका वर्णन मिलता है, इसका देखिए मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। सर्वप्रथम या प्रथम, ठीक है। तो मगध एवं अंग जो महाजनपद है उसका प्रथम वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो अथर्ववेद में मगध और अंग महाजनपद की जानकारी मिलता है, ठीक है। ये मेरा हो गया। और अब इससे आगे चलते हैं, सबसे तो यही रहा, ठीक है। अब इसके बाद जो बचा अंग महाजनपद, ठीक है। तो इसका विस्तार देखा जाए, सबसे पहले विस्तार, तो ये था कहाँ पे, भागलपुर और ये मुंगेरवाड़ क्षेत्र में, कहाँ पे, मुंगेरवाड़ क्षेत्र में, ठीक है। भागलपुर मुंगेर में इसका विस्तार था, ठीक है। इसके बाद अगला इसकी राजधानी कहाँ बनाया था, तो इसकी राजधानी इसकी चंपा थी, इसकी राजधानी कहाँ थी, चंपा। इसकी राजधानी कहाँ थी, ये चंपा इसकी राजधानी थी, कहाँ थी, इसकी राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी चंपा थी, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं तो इस वंश का अंतिम शासक था ब्रह्मदत्त था, कौन सा, ब्रह्मदत्त था, ठीक है। तो इस वंश का अंतिम शासक जो ब्रह्मदत्त था, जिसे हराकर बिम्बिसार ने, इसे क्या किया, बिम्बिसार ने हरा दिया था, बिम्बिसार ने इसको हराकर और फिर इसको किस में मिला लिया था, मगध में मिला लिया था, ठीक है। तो ब्रह्मदत्त था जो ये अंग का अंतिम शासक था, ब्रह्मदत्त को किसने मारा था, बिम्बिसार ने उसे हराया था और हराकर इसे मगध में मिला लिया था, ठीक है। अब मगध का उत्कर्ष और उसके राजवंश, अब हम यहाँ शुरू करते हैं मगध का, चलिए मगध का उत्कर्ष एवं उनके राजवंश, ये मेरा हेडिंग है, ठीक है। तो मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ एवं उसकी राजवंश, ठीक है। अब हम सबसे पहले चलते हैं इसकी पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख लेते हैं क्या था, ठीक है। तो मगध की जो संस्थापक था वह विद्रथ था, लिखे मगध का पहला पॉइंट, मगध का स्थापना किसने किया था, तो बृहदत्त के द्वारा, ठीक है। तो मगध की स्थापना किसके द्वारा, तो बृहदत्त के द्वारा मगध की स्थापना किया गया था, बृहदत्त के द्वारा, ठीक है। मेरा अगला पॉइंट है कि इसका एक पुत्र था, जरासंध, ठीक है। जो जरासंध था इस शक्तिशाली शासक था, ठीक है। अगर बात किया जाए तो विदरथ का एक बेटा था, उसका नाम क्या था, जरासंध, ये शक्तिशाली शासक हुआ करता था, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं, ठीक है। अब मेरा अगला पॉइंट है कि जो जरासंध है, जरासंध, इसका जो वर्णन मिलता है, इसको मिलता है, देखिए जरासंध और रामायण महाभारत की बात करते हैं ना, हाँ, इसका जो वर्णन मिलता है महाभारत में मिलता है। तो जरासंध के वर्णन जो मिलता है महाभारत में मिलता है, कहाँ पे, महाभारत में, देखिए महाभारत ऐसा माना जाता है कि एक युद्ध हुआ था, किसी बीच में था, जरासंध है और एक भीम था, ठीक। ये दोनों के बीच कौन सा द्वंद्व का युद्ध होता है, कौन सा द्वंद्व, ये द्वंद्व के दोनों के बीच में युद्ध होता है, ठीक है, भीम और जरासंध के। इसका प्रमाण जो मिलता है, कहाँ पे मिलता है, तो महाभारत में, ठीक है।
तो जरासंध और भीम के बीच में एक युद्ध होता है इसे द्वंद्व का युद्ध बोलते हैं। कौन सा? द्वंद्व का युद्ध होता है। इसका प्रमाण कहाँ पे मिलता है? महाभारत में। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं। तो मगध की जो प्रारंभिक राजा ने बनाया था, अब इसका आगे लिखिएगा। आगे लिखिएगा, मगध का प्रारंभिक प्रारंभिक राजधानी कहाँ में था? राजगिरी में। कहाँ पे? राजगिरी में। ठीक है, तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? वो राजगीर थी। और राजगीर था जो कहाँ है? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। घिरा हुआ था कितने से? पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक, हाँ, जो राजगीर था 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। तो जो मगध था, मगध मगध में अधिक उर्वरक था। क्या? उर्वरक भूमि था यहाँ पे, उर्वरक भूमि अधिक थी। नदियाँ की उपलब्धता अधिक था। नदियाँ, यहाँ पे खेती बहुत आसानी से हो जाता था। ठीक है, और उर्वरक यहाँ पर अधिक होता है। यहाँ पे खेती बाड़ी अधिक मात्रा में हो जाता था क्योंकि वह नदियों से जुड़ा हुआ रहता था। ठीक है, खनिज एवं खनिज एवं संसाधन संसाधन खनिज एवं संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न था। यह आर्थिक रूप से संपन्न था। आर्थिक रूप से क्या था? संपन्न था। ठीक है, तो मगध था। यहाँ पे देखो मगध में क्या क्या था, यहाँ पे खेती अच्छी तरह से हो जाता था। नदियों यहाँ पे छोटा छोटा पानी होने के कारण यहाँ पे खेती सिंचाई अधिक मात्रा में हो जाता था। ठीक है, खनिज एवं संसाधन की पर्याप्त मात्रा में था और आर्थिक जो रूप से यह संपन्न था, इसीलिए मगध सबसे शक्तिशाली हुआ। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं कि जो विदर्भ वंश का अंतिम शासक था उसका नाम था ऋणपुंजय। चलिए देखिए, तो विदर्भ वंश का जो अंतिम शासक हुआ, अंतिम शासक को नाम था ऋणपुंजय। ऋणपुंजय था। ठीक है, ये अंतिम शासक है इसका था, विदर्भ वंश का। उसके बाद आता है, तो इसके बाद आता है हर्यक वंश। ठीक है, उसके बाद चलिए देखिए हर्यक वंश। हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश में पहला हर्यक वंश में इसमें जो मेन जो पढ़ना है पहले देख लेते हैं। उसके बाद बिम्बिसार, फिर उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयन को पढ़ना है। ठीक है, ये तीनों इसमें सबसे महत्वपूर्ण था, ये तीनों पढ़ना है। ठीक है, बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन। ठीक है, बिम्बिसार इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि बिम्बिसार के बेटा कौन सा? अजातशत्रु है। अजातशत्रु के बेटा उदयन है। ठीक है, बिम्बिसार जो व्यक्ति है, बिम्बिसार जो हर एक वंश के संस्थापक हुए हैं। ठीक है, और बिम्बिसार वो अजातशत्रु ये अपने अजातशत्रु अपने पिता को हत्या करके गद्दी पर बैठता है और फिर अजातशत्रु को हत्या उसका बेटा उदयन कर देता है और भी गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, तो इसका कहानी ये था कि बाप को मारकर बेटा गद्दी पे बैठ रहा है। ठीक है, तो हर एक वंश में ये। अब हम शुरुआत करते हैं बिम्बिसार। अब बिम्बिसार के बारे में और इसका जो शासनकाल था हर एक वंश का लिख लीजिए। 544 से 412 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसका शासन रहा था 412। चलिए देखिए इसे। अब चलते हैं बिम्बिसार के बारे में। ठीक, देखिए बिम्बिसार। ठीक, और इसको मैं पॉइंट बना के लिख लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, तो लिखिए इस वंश का संस्थापक था, इस वंश का स्थापना 544 ईसा पूर्व में किया तथा इस वंश का इस तथा बिम्बिसार को तथा बिम्बिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक
माना जाता है। ठीक है, तो इस वंश का जो स्थापना किया था 544 ईसा पूर्व में किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा किया गया था। और ऐसा माना जाता है कि जो मगध का वास्तविक संस्थापक था वह बिंबिसार था। ये मेरा पहला पॉइंट हुआ। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं कि जो बिंबिसार था, बिंबिसार ने सोचा भाई कि हमको साम्राज्य को विस्तार करना है। तो इसने सबसे पहले ये सोचा कि भाई साम्राज्य को विस्तार करना है, तो विस्तार करने के लिए इसने विवाहिक नीति अपनाया था। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं ये वैवाहिक नीति। ठीक है, ये क्या होता है? तो वैवाहिक नीति कि इस साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था, साम्राज्य को विस्तार करना। अब ये सोचा बिंबिसार ने कि भाई जब भी अगर साम्राज्य को विस्तार करना है तो जितना अधिक हो सके शादी करो। तो इन्होंने 3 शादियां किया था। और 3 शादी में इन्होंने सोचा कि पहला शादी किया तो काशी इसको दहेज में मिल गया था। ठीक है, ऐसा ऐसा इसने सोचा है कि अगर हम शादी जितना अधिक करेंगे उतना साम्राज्य हमको अधिक दहेज के रूप में मिलेगा। तो दहेज के रूप में इसे 3 शादी इन्होंने किया था, उसके बारे में आगे बताते हैं। 3 शादियां क्या था, 3 शादी में 3 जगह हिंदू प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे बिंबिसार। ठीक है, अब मेरा दूसरा पॉइंट इसमें है कि बिंबिसार ने, देखिए बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक नीति अपनाया। वैवाहिक नीति अपनाया और उन्होंने 3 शादी की। 3 शादी की। अब 3 शादी के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, 3 शादी की। ये 3 शादी इसने किया था। ठीक है, पहले नंबर में शादी किया था, उसका नाम था कौशल देवी। क्या था? कौशल देवी एक कौशल की राजकुमारी थी। ठीक है, तो जब इसे शादी किया तो इसे दहेज के रूप में मिला था काशी मिला दहेज के रूप में। दहेज के रूप में काशी मिला। ठीक है, दूसरा शादी किया चेलना से शादी किया। ये कहाँ का था? तो लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। ठीक है, हाँ हाँ, ये लिच्छवी की राजा था, चेटक की पुत्री थी। कौन सा? चेटक की पुत्री थी। कौन था? चेलना था। तीसरा जो शादी किया था उसका नाम था क्षेमा। ये सीमा ये कहाँ थी? ये पंजाब की थी। पंजाब के मध्य के राजकुमारी थी, मध्य की जगह था, उसकी राजकुमारी थी। कौन? क्षेमा था। ठीक है, ये तीन शादी इन्होंने किया था। बिम्बिसार ने अवंती को, अब इसका आगे चलते हैं। ठीक है, लगता है ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे हम अगला वीडियो में कवर करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और